तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो कुछ आपने देखा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर कैसी होगी? सीज फायर जो हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसकी मियाद खत्म हो रही है। तो क्या एक बार फिर से वही सब होगा? क्या एक बार फिर से युद्ध होगा? इस बार युद्ध होगा तो कैसे होगा? क्या एक बार फिर से गोलियां चलेंगी? क्या आर पार की लड़ाई होगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और ऑडियंस भी है जिनके भी तीखे सवाल होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं और कमांडर विक्रमजीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवाल सबके जहन में यही है कि ये जो ट्रेलर अभी ऐसा था, ट्रेलर में ही हमने दुश्मन को घुटने पे ला दिया है। 23 मिनट के अंदर अंदर, जब तक कोई नाश्ता भी नहीं खत्म करता है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उतनी देर में तो हमने आतंक के अड्डों को खत्म कर दिया। अगर 3 घंटे में हम 11 एयरबेस से ज्यादा की तबाही मचा सकते हैं, तो सोचिए कि जब युद्ध होगा तो क्या होगा। तो पहला सवाल सिवाच सर यही आपसे, क्या लगता है फिर से युद्ध शुरू होगा? देखो, सच्चाई यह है कि भारत युद्ध नहीं चाहता। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। उसकी वजह है जो आपने बोला कि ट्रेलर भारत ने दिखा दिया है। 2 चीज़ें आप देखें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं। जो पहले दिन हमने उनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर को भारत अंदर घुस के उनको बर्बाद कर देगा। 100 से ज़्यादा आतंकवादी, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर का भाई मारा गया। तो ये एक, मेरे को लगता है, बहुत बड़ा एक प्रकार से चोट थी आतंकवाद के में। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ रात 9-10 को। उस दिन आपने क्या किया कि 11 जो फ्रंट लाइन इनके एयरफील्ड हैं, जो कि कोई ने आज तक नहीं किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इतना बड़ा हमला। 11 फ्रंट लाइन, जिसमें स्कार्दू भी था, सरगोदा भी था, नूर खान भी था, उसके बाद जकोबाबाद भी था, और एक प्रकार से आपने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 20% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया उनका, जो आपका रडार बर्बाद, और एक प्रकार आप ये कहेंगे भोलारी में उसका एवेक्स था, उसको भी बर्बाद कर दिया। तो मुझे लगता है कि उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं रही। अब बात आती है कि जब हम कह रहे हैं कि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है, मतलब ये है अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो फिर हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान की काबिलियत तो क्षमता नहीं है कि वो 4 दिन से ज्यादा युद्ध कर पाए। उसकी वजह है उसके पास, क्योंकि आर्टी अम्यूनिशन नहीं है 4 दिन से ज्यादा, उसके पास फ्यूल नहीं है टैंकों के लिए 100 किलोमीटर से दूर जाने के लिए। अगर उसको कोई सामग्री भी आ जाएगी अरेबियन सी से, तो हमारी जो नेवी है उसने ब्लॉकेड कर रखा है। तो सच्चाई है हम आपसे बिल्कुल। मेजर जनरल दत्ता साहब, यहां यह समझना सबके जहन में है कि हमने महज इतने छोटे से अंतराल में युद्ध का ऐलान नहीं किया था। हमारा यह आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हमने अगर पाकिस्तान की हालत कर दिया, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहे। आपने भी सुना होगा किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने ये तबाह कर दिया, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। वो तो जीत का जश्न मना रहे हैं। वो जीत कैसी है वो पूरी दुनिया झूठ बता रही है। तो क्या पाकिस्तान फिर से चाह रहा है, फिर से इंस्टिगेट कर रहा है कि बस ये सीज़फायर खत्म हो, हम फिर से युद्ध करें? थैंक यू पनाज। जय हिंद, भारत माता की जय। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की झूठी फौज वहाँ पे नारे लगा रही है कि उन्होंने 71 की जंग की हार का बदला ले लिया। इससे बड़ा बेशर्म मुल्क कोई और हो सकता है? 71 की जंग में क्या हुआ था आपको मालूम है किसी बच्चों को? 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर उनकी पेंटें उतार के हमारे कब्जे में थे। ठीक है, तो क्या बदला लेंगे वो? ओके, अभी जहां तक भारत का सवाल है, भारत इनको लगातार बोलता रहा आप ये दहशतगर्दी बंद कर दीजिए, दहशतगर्दी आप करेंगे तो हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और हमने पाकिस्तान को एक दूध के अंदर गिरी हुई मक्खी तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। हमने उनसे बात करना बंद कर दिया, हमने देखना बंद कर दिया। जहां तक हमारा सवाल है, पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे हालात में पाकिस्तान छटपटा रहा था कि किस प्रकार मैं कोई ऐसा काम करूं कि भारत दोबारा मेरी तरफ तवज्जो दे।
और उसने चीन के साथ मिलके और तुर्की के साथ मिलके, ये बिहाइंड द सीन वाली बातें हैं जो आस्ते आस्ते निकल के बाहर आ रही हैं। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं कि भारत को उकसाया जाए ताकि कोई ना कोई हरकत कर दे। और उन्होंने पहलगाम में अपनी कायरता दिखाई। हमारे 27 जो टूरिस्ट हैं, आप हम भी हो सकते थे उसमें, उनको उन्होंने धर्म पूछ के, मजहब पूछ के मारा और बोला कि जाओ मोदी को संदेश दे दो। तो ठीक है, मोदी साहब को संदेश मिल गया, भारत को संदेश मिल गया। और हमने बोला, और मोदी साहब ने क्या बोला, इस बार जो कार्रवाई होगी वो पूरे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगी। जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अबेट कर रहे हैं, वो सारे तंत्र पे होगी। और हमारी कार्रवाई ऐसी होगी कि उनके सोच और इमेजिनेशन से परे होगी। तो लोगों ने सोचा, पहले उरी किया, थोड़ा सा हमने जाकर अंदर हमला करके वो उनके टेस्ट कैंपों में हमला किया। फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक करी, 300 टेररिस्ट मारे हमने बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक में। तो पाकिस्तान ने सोचा है हो सकता है छोटा मोटा और कुछ कर देगा। तो सोच से परे पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर, उनकी चुनी हुई जगह पंजाब के अंदर भावलपुर मुरीद के जो जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है, 9 जगह पे हमने चुन के उनको मारा, बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक। इनको समझ नहीं आया कि हम क्या करें। और भारत ने बोला भाई हमारी जंग पाकिस्तान के साथ नहीं है, टेररिज्म के खिलाफ है। और वह पाकिस्तान क्या बोल रहा है, हम बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर है, हम पता नहीं क्या है, और पाकिस्तान की फौज हम तैयार हो गए हैं, जंग शुरू हो जाएगी। हमने तो बोला ही नहीं था तुम जंग शुरू करना चाहते। जब हमने ये 9 टारगेट इनके मारे, इनकी जो फौज है और एयरफोर्स है, उन्होंने हमारे पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया जी। कोई भी ड्रोन और मिसाइल उनका हमारी सरहद पार करके अंदर किसी भी टारगेट के ऊपर नहीं आ पाया। हमारी वो काबिलियत आज के दिन। सवाल यही है श्रीवास्तव सर, इजराइल का आयरन डोम होता है, वो हिजबुल्लाह और हमास मिसाइल मारते हैं। ये पाकिस्तान एक मुल्क पूरा अपनी हेकड़ी मारता था, एक ना ड्रोन ना मिसाइल उसका आ पाया। और उसके एवज में जब हमको पता चला कि इसने अब्दाली मिसाइल हमारे ऊपर मारी है, उसके बाद हमने क्या किया, उससे पहले तो हमने उसके रडार वगैरह नकारा कर दिया। चीन का दिया हुआ HQ-9 तबाह कर दिया, जैम कर दिया चीन। और चीन जो अपना असरा दिखा रहा था दुनिया को, उसकी नाक कट गई। और फिर हमने क्या किया, हमने उसकी 11 एयरफील्ड को स्ट्राइक किया, प्रिसीजन स्ट्राइक। और वो स्ट्राइक होते ही पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या हो गया, पेंट गिल्ली हो गई। और फिर क्या किया उन्होंने, भागे सारी दुनिया में, हमको बचाओ किस तरह से, ये जंग बंद करा दो। ठीक है, बीच में वो ट्रंप साहब ने थोड़ा और जोश में आगे बोल दिया, जी मैं तो बड़ा वो हूँ, यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं बंद करा पाया। तो बोले देखो मैंने भारत की बंद करा दी, ये न्यूक्लियर इनका वॉर शुरू होने वाला था। ठीक है, तो जब उधर के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, भाई काफी हो गया, बंद छोड़ दो, तो भारत ने बोला ठीक है हम कंडीशनल सीज फायर करेंगे, तुमको अंडर प्रोबेशन रखेंगे, हम तुमको देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम आगे हरकत करो, हम मारेंगे तुमको। ठीक है, आज के दिन में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है कि हम इनकी आगे की जो चाल चलन है वो देखेंगे, अगर इनका चाल चलन ठीक होगा तो हम विचार करेंगे इसको एक्सटेंड करने का। लेकिन ओप संदूर बंद नहीं हुआ, ओप संदूर जारी है, इनका हुक्का पानी बंद। आप समझते हैं हुक्का पानी क्या है, ये तरसा के मारेंगे तुमको, कभी ज्यादा पिलाएंगे और कभी बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, जब तुमको नहीं चाहिए होगा तब हम पिलाएंगे तुमको, और जब तुमको चाहिए होगा हम इसको उसमें मिट्टी में डाल देंगे। चलिए, तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। श्रीवास्तव सर, क्या हुआ कैसे हुआ वो पूरा बहुत अच्छी तरह से दत्ता साहब ने बता दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठे दावे कर रहा है, हिंदुस्तान को उकसाने वाली हर वो हरकत कर रहा है, चाहे उनके प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, हर कोई बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमने तो कहा है कि भी जारी है आतंक के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें सिर्फ अभी होल्ड पर हैं, ये कभी भी दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। पिनाज, ये नई पीढ़ी बैठी है, इस पीढ़ी को समझना है। आपने बाकी तो चर्चा सुन ली, दोनों जनरल से बता दी, ये हुआ कैसे,
शक्ति से शांति, शांति से समृद्धि। ये बहुत बड़ा इनका आपस में एक कनेक्शन है। और शक्ति कैसी? आत्मनिर्भरता की। जो बताया गया उनको हमने प्रिसाइज तरीके से अटैक किया। पहले 9 जिहाद के ठिकाने और 11 एयरफील्ड्स को। इसमें आपकी मशीन्स काम आई, आपके रेडार्स काम आए, आपके सॉफ्टवेयर काम आया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स काम आई। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन सब्जेक्ट से पढ़ रहे होंगे। आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ने इसको अचीव किया है। यह है विजय घोष। ताली बजानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपने चीन के सामान को देखा, तुर्की को सामान को देखा, और उसमें यूएस का भी सामान था। कोई आप दूसरे की बंदूक चला के जीत नहीं सकते। तो पिक्चर का अगला पार्ट यह है जो आप लोगों को आगे लेके जाना है। पता नहीं हमारे जीवन काल में या हमारे संघर्ष काल में यह आएगा कि नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर टेक्नोलॉजी की शक्ति पैदा करिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे हैं। जो अब प्रिसिशन स्ट्राइक हुई है, जो आपका ब्रह्मोस है, जिस पर आज आप गर्व कर रहे हैं, एक मशीन, वो बहुत मेहनत से बनी है। पिछले 20 सालों में वो बनी है। तो आकाश मिसाइल, ISCCS का आपने नाम सुना होगा, आकाश तीर का नाम सुना होगा। अगर मैं इसको जोड़ के आपके बताऊं तो आप जो लड़ाई लड़ते हैं आजकल की लड़ाई, उसमें ऑब्जर्वेशन के लिए आपका सैटेलाइट होता है, आपका कम्युनिकेशन के लिए चीजें होती हैं, रेडार देखने के लिए चीजें होती हैं, EM इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को देखने के लिए चीजें होती हैं। उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट O। सेकेंड O होता है ओरिएंट। अगर ये सब हो रहा है एक साथ, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हाउ डू यू ओरिएंट योरसेल्फ इन द बैटलफील्ड? उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की चीजें होती हैं, जैसे आकाश तीर और ISCCS। फिर आप डिसाइड करते हैं किसी कंप्यूटर प्रोसेस के थ्रू, फिर आप एक्ट करते हैं। ये टेम्पो ऑफ वॉर इतना ज्यादा हो गया, ऐसे आपने देखा 400-600 ड्रोन्स आए जी। क्या कि ह्यूमन बीइंग लूप में रह के उसको तोड़ सकता था? जनरल साहब ने आयरन डोम की बात की। आपका आकाश, आपकी जो L-70 गन्स थी और आपके पास जो मैन पैड्स थे, जो ईगला S था, उस सब ने आपको दिया आयरन डोम नंबर 2, जो आपका अपना था। सबसे बड़ी बात वो है, और उससे आपने मारा है। तो जो गर्व करने का जो पीढ़ी को मैं चाहता हूं आप कैरी फॉरवर्ड करें, पिक्चर ये है। पिक्चर अब आपके हाथ में है। वो दूसरा देखेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, अपने अस्त्र शस्त्र डेवलप करेंगे, तब जाकर के आपको पिक्चर देखने को मिलेगी जो शांति की होगी, समृद्धि की होगी और आगे बढ़ेगी। बिना शक्ति के नहीं होगा। खूबसूरत पिक्चर मेक इन इंडिया का, जो मेड इन इंडिया होगी, उनका जो डिस्प्ले है, तब क्या होगा? जब लोग डरेंगे तो शांति होगी। यही पिक्चर हम चाहते हैं। जनरल साहब ने भी कहा, जनरल सुभाष ने भी कहा, हमें युद्ध करने का शौक नहीं, ये देश हमारा ऐसा नहीं है। वी बिलीव वासुदेव कुटुंबकम। और सर वी बिलीव, लेकिन शक्ति के बिना होगा नहीं। हम लोग इसमें भी बिलीव करते हैं, या हमने साफ कर दिया था लगातार। लेकिन दुष्ट को वध देना, हर भगवान के हाथ में शस्त्र होता है। आपने देखा हमारे जितने भगवान हैं, एक तरफ आशीर्वाद है और एक तरफ शस्त्र है। कुछ दुष्ट होते हैं जिनको उनकी शस्त्र से उनको समझ में लाना पड़ता है। तो मुझे एक विश्वास है जो मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में मुझे पूरा विश्वास है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। पाकिस्तान में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, और हमें अपने पर विश्वास है कि उस गड़बड़ को हम ठीक से शांत कर देंगे। मैं ये अपने जितने यहाँ नौजवान बैठे हैं, इनको मैं एक उर्दू का एक बहुत बड़ा वो है, बल्कि वो जो ये शायर रहे हैं वो उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है, और उनका क्या कहना था बहुत साल पहले की है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप समझ रहे हैं? समझ आया क्या आपको? कर खुदी को बुलंद इतना, किसको? खुदी को। आप लोग अपने आप को इतना बुलंद करें कि फ्यूचर में खुदा खुद आपसे पूछे, बता आप क्या चाहते हैं। ठीक है? तो ये आपने करना है। सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है, और बुलंद होना आपको, कि यानी किसी की नहीं सुननी है। बड़े बड़े आका जो है हमसे आके पूछे, बताइए शांति रखने के लिए, दुश्मन को छोड़ने के लिए, बख्शने के लिए आप क्या करेंगे? तो इतना बुलंद हमें करना है। बिक्रमजीत जी, ये एक कमांडर बिक्रमजीत जी, ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये एक सेंटेंस जो है उसको कैसे इंटरप्रेट करूं मैं? ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिनाज, सबसे पहले सारी ऑडियंस को थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ज्वाइनिंग
अभी इतनी आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी, जनरल दत्ता, जनरल सवैच, मार्शल श्रीवास्तव साहब ने बोली, तो मैं तो एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, यस। तो ऐसे ये हमारे देशवासियों का जोश है, 140 बिलियन हमारे जो देशवासी हैं उनका जोश है, 140 करोड़ सॉरी, जिसके कारण हमारी फौज इतना अच्छा आज कर पाई। बिल्कुल सही, हमारे अस्त्र, हमारे शस्त्र, हमारी आत्मनिर्भरता एक प्राइमरी फैक्टर था, लेकिन ये जोश था जिसने उन्हें ये करने में उनको निपुण किया और उन्होंने करके दुनिया को दिखाया कि आज हम कहाँ हैं। ट्रेलर सब ने देखा है, सब एक्शन पैक पिक्चर भी चाह रहे हैं, लेकिन इस डगर पे हमें थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि होश से करो, मतलब जोश से करो सॉरी, लेकिन होश से करो। तो जहाँ तक और ट्रेलर देखने की बात है, मतलब पिक्चर की बात है, मैं कहूँगा कि अभी तक तो सिर्फ आपने हमारे एयर ऑपरेशन देखे हैं, वो भी बहुत ही, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, लो स्केल। इतना हमने एक दिन टारगेटिंग करी, अभी हमारी मिलिट्री माइट भी पूरी नहीं देखी है आपने, हमारी पूरी आर्टिलरी, हमारी फौज, हमारे टैंक, हमारे पास जितना वेयर विदॉल है वो तो अभी बॉर्डर के उस पार गया ही नहीं है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। मैं अपने सारे मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि सारी जो फौजें हैं वो पीस टाइम में दे ट्रेन फॉर वॉर, दे ट्रेन फॉर वॉर, और जब वॉर होती है वो अपनी ज़रूर दिखाते हैं निपुणता, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीस वापस आए। हम एज अ देश, एज अ भारत, हम एग्रेसर कभी नहीं थे ना हैं, लेकिन हमारा लोहा अब दुनिया जान रही है, मान रही है कि ये देश सिर्फ, जिसको कहते थे कि कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, यहाँ पे समोसे, साड़ी और ये जो स्पिरिचुअल बेदिंग के सिवाय हमारे अस्त्र शस्त्र जो लोगों ने देखे हैं, अब दुनिया उठ के इसको नोटिस कर रही है, इसको हम कह रहे हैं, और अब हमारे से आगे से, और ये जो अभी हमने किया है सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। हुआ वार चाहे एक देश पे है, लेकिन बाकियों की भी आंखें खुली हैं कि भाई अभी हमें इस देश को एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। और एक चीज़ बात मैं और जो कहना चाह रहा हूँ, जो कि हमारी अदृश्य शक्तियाँ, अभी तो आपने जो देखे हैं चित्र, आपने देखा एयरफोर्स का स्ट्राइक, सबने देखा, कोऑर्डिनेट्स के साथ, सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ दिखाया गया। आर्मी ने जो किया वो भी आपने देखा, कैसे बंकर्स और कैसे उड़ाए गए। भारतीय नौसेना को भी आपने देखा कि हमारे जहाज समुद्र पे तैनात हैं, फॉरवर्ड में तैनात हैं, और उनको मतलब टूवर्ड्स कराची उधर तैनात है मतलब। लेकिन जो हमारी मेन जो शक्तियां हैं, जो अदृश्य हैं, जो दिखती नहीं, जिनको हम बोलते हैं साइलेंट किलर्स, सेंटिनल्स ऑफ द डीप, हमारी सबमरीन आर्म, उसके बारे में तो अभी तक बात हुई ही नहीं है, और वो अपना कार्य करी जा रहे हैं, बहुत ही कुशल तरीके में करी जा रहे हैं, चाहे वो पीस टाइम हो, चाहे इस वक्त बहुत ही हाई अलर्ट स्थिति में वो होंगे जी। और मैं यही कामना करता हूं कि उनका जलवा देखने को ना मिले, क्योंकि अगर एक्शन में आ गए तो ये जैसे कि सबने बोला, ये एनिमी 3-4 दिन से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। समुद्र जब रौद्र रूप लेगा तो कुछ नहीं बचेगा। उस पर भी हम डिटेल में विक्रमजीत जी आपसे समझेंगे कि हमारी अगर नौसेना आगे बढ़ी तो कैसे कराची सिंध जो है वो बमुश्किल 24 घंटे में हमारे पास होगा, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है। लेकिन सिवात सर, ये जो बात कही है कि ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो इसको हम समझें पिक्चर अभी बाकी है मतलब क्या, हम अभी एक और लिमिटेड वॉर कर सकते हैं इसी तरह के ऑपरेशन सिंदूर, जब तक हमारे बड़े टारगेट जो हैं आतंक के वो नहीं पकड़े जाते हैं, या जब हमें क्लू मिलता है, जब हमें इंटेल इनपुट मिलता है तो हम एक्ट करेंगे? क्या करेंगे हम, इसको कैसे समझें? देखो, हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि आप सोचते हो कि जो हमने किया इससे पाकिस्तान बदल जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती होगी। देखो, पाकिस्तान की हालात ये हैं कि वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कितनी देर कर लूं मगर फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कुछ एक ऐसी हालात है। उसकी वजह बताता हूं। देखो, सच्चाई यह है कि टेररिज्म इनके अंदर, इन्होंने एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक एसेट बना रखा है। उनकी जो पॉलिसी है ब्लीड विथ 1000 कट, वो बदलने वाली नहीं है। आप ये सोचें कि आतंकवादी वो पालते हैं, पोसते हैं और भारत में भेजते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये समझ नहीं आ रही अभी इन आतंकवादियों का करें तो करें क्या। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके
पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। अगर आप सोचते हैं हर बार बार पाकिस्तान कहता है कि हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, तो आतंकवाद वो पैदा किसने किया? वो आसमान से तो गिरा नहीं, वो पाकिस्तान ने पैदा किया। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी भारत में भेजता है उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो इनको मारता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसको बैड टेररिस्ट बोलता है। तो आप ये सोचो कि अभी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को भेजना बंद कर देगा, तो मुझे नहीं लगता। देखो, मैंने वहां ब्रिगेड कमांड की लाइन ऑफ कंट्रोल में कुपवाड़ा सेक्टर में मच्छर में, मुझे अभी तक याद है, पाकिस्तानी को जितना मारोगे उतना फायदे में, क्योंकि इसका यह है कि वो इसकी कहावत है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उनको मार के हरा दोगे तो पूंछ दबा के भागेगा, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आएगा दोबारा। यह सच्चाई है, ये पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान अपने आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा, ये आपको सोच के चलना चाहिए। हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। अब जो बात आती है कि जो ट्रेलर है, हमें पिक्चर बाकी है, बात यह है क्या पाकिस्तान की काबिलियत और क्षमता है, क्या वो लड़ सकता है भारत से? उसकी नहीं है, इसीलिए वो चाहेगा कि अब ना हो लड़ाई। मगर अब भारत को टाइम है, उसको चारों तरफ से घेरो। एक जो कंप्लीट नेशनल पावर होता है, मिलिट्री उसका एक हिस्सा है। आप इकोनॉमिकली भी दबाएं, डिप्लोमेटिकली भी डलाएं और पॉलिटिकली भी डलाएं। वो इकोनॉमिकली कैसे आप उसको अब जिस तरीके से सारे के देश इकट्ठे कर लिए, आप आईएमएफ में बोलो लोन मत दे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डाले, इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद आप ये करो कि आप जो आपके पास ये एक प्रकार से जो गंगा वाला काम था, ये इंडस वाटर ट्रीटी, ये आपके हाथ में बहुत बड़ा टूल है। क्या इसको यूज करना चाहिए? तो मैं ये कह रहा हूं इसको इस्तेमाल भारत करेगा। जब पानी की जरूरत नहीं की तो पानी छोड़ेगा, और जब पानी की जरूरत होगी तो पानी नहीं आएगा। तो ये एक बहुत नहीं, मैं आगे सुन ले। अच्छा, दो चार बातें और आपको देखो। पाकिस्तान बार बार एक गिद्दड़ भक्ति देता है। वो कौन सी गिद्दड़ भक्ति है? न्यूक्लियर ब्लैकमेल जी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की गिद्दड़ भक्ति देखते हैं। तो उसको अब 3-4 दिन से क्या वो बोल रहा है? इसको नहीं बोल रहा। उसकी वजह बताता हूं। देखो, न्यूक्लियर हथियार और These are not weapon of war। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हो सकते लड़ाई में, ये डेटरेंस के हैं। क्योंकि पाकिस्तान को ये भली बात मालूम है, यूं तो भारत की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की है, मगर हमारे पास पुख्ता न्यूक्लियर ट्राइड है। 4 देश ही हैं वर्ल्ड के अंदर जिनकी काबिलियत है आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गलती से भी गलती कर दी पाकिस्तान ने और उसने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन भी यूज कर दिया, तो भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। ये तो यानी बड़ी पिक्चर में बड़े हथियार भी हो सकते हैं और मैं एक चीज और पूरी कर दूं, मैं ये कहता हूं तो इसलिए पाकिस्तान को अभी डर लग रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा निकले। देखो, पाकिस्तान एक ही चीज बोल सकता है, झूठ। अवाम को उसने झूठ बोला। अगर आप ये बात कहते हो 1971 में भी उन्होंने जंग जीती, 16 तारीख को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुआ था। 15 तारीख को जनरल याहिया खान अपने पाकिस्तान में भाषण दे रहे हैं कि हमने ये जंग जीत लिया। इतना बेशरम देश है कि 16 तारीख को जंग जीत लिया। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? खैर, ये पाकिस्तान है, वहां कुछ भी हो सकता है। दत्ता साहब, अब जो हम कह रहे हैं कि ट्रेलर जी हम यहाँ सबके जोश आए हैं। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब इतना कर दिया था तो पीओके तो ले ही लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पीओके तो आएगा अपने आप, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि पीओके की आवाम खुद ही वहाँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौज से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। वहाँ पे आज के दिन में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकता कोई पीओके में। अगर वो आज झंडा लगाते हैं, रात को लोगों को उखाड़ के उसको जमीन के ऊपर फेंके, पैरों के नीचे कुचल देते हैं। ये पीओके का हाल है। जहाँ तक अभी पाकिस्तान के अंदर का हाल है, बलूचिस्तान के बारे में आपको मालूम है? बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका था जो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहता था, और बलूच जो है वो इंडिपेंडेंस चाहते थे जी। और जो उनका राजा कलात था, वो उसको इन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के एक साइन करवाया कि वो हमारे साथ मतलब किसके साथ? पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है।
और पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान के अंदर घुस गई। 290 दिन तक बलूचिस्तान आज़ाद रहा था। कब? जब ये अंग्रेजों ने दे दिया हमको आज़ादी, उस समय बलूच आज़ाद हो गए, 290 दिन तक आज़ाद थे। उसके बाद पाकिस्तान की फौज घुसी। जिस प्रकार पाकिस्तान की फौज कहाँ घुसी थी? J&K के अंदर। J&K के अंदर रजाकार के नाम से उन्होंने अपने जो हमारे J&K के अंदर उन्होंने हमला किया। उस समय जो हमारा महाराजा था J&K का, राजा हरि सिंह, उसने भारत के साथ मिलने का साइन नहीं किया था और फिर उसने मदद मांगी भारत से कि ये तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरी मदद करो। तो भारत ने बोला कि अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो आप भारत के साथ विलय हो जाएं जी, और फिर हम आएंगे। तो फिर राजा हरि सिंह ने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजन साइन कर दिया कि ये लीजिए मैं भारत के साथ मिल रहा हूं। और वो साइन होते ही भारत की फौजें एयरलिफ्ट हुई, श्रीनगर एयरफील्ड में पहुंची और वहां से पाकिस्तानियों को मारते 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 पीछे धकेलने लग गए और इस हद तक धकेल दिया हमने उनको कि थोड़े दिन और होता तो ये पीओके पूरा खाली हो जाता। ओके, लेकिन हमारी हिस्ट्री का एक बड़ा जो जिसका बोलते हैं स्ट्रेटजिक ब्लंडर, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहाँ चले गए? यूनाइटेड नेशन में। हम गए यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान नहीं गया था। आज वो जो यूएन रेजोल्यूशन की बात करता है, वो भारत गया था वहां कि पाकिस्तान को निकालो बाहर यहां से। ठीक है, तो वो हो गया। अगर नहीं होता तो पीओके का आज के दिन में मसला ही नहीं होना था। और दूसरा, अगर जो 71 की जंग के बाद जो 72 में शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत 93,500 PW हमने वापस कर दिए, हमने पाकिस्तान से तो कोई साइन ही नहीं करवाया कि भैया ये J&K को भूल जाओ जी। ठीक है, आप सोचिए अगर भारत के 90,000 कैदी वहां पाकिस्तान के पास हो तो आपके घर में क्या हो रहा होगा? हर एक घर में से कोई ना कोई एक उसका भाई बहन रिश्तेदार वहां कहाँ होगा? पाकिस्तान की कैद में। और वो हाथ पाकिस्तान का था, हमने उसके घुटने नहीं टिकाए। उसमें हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी, बहुत तगड़ी आयरन लेडी बोलते हैं। लेकिन हमने 90,000 दे दिए, 93,000। हमारे 54 ज्यादातर एयरफोर्स के अफसर जो उसकी कैद में थे, पाकिस्तान ने वापस ही नहीं करे। ठीक है, तो हम क्या जीते जंग वो? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी फौजें आपके लिए कोई जीत देती है, उस जीत को कायम रखने के लिए हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट है, हमारे जो तंत्र है, उसको मालूम होना चाहिए एक आदमी का खून, एक फौजी का खून का क्या मायना है और किस प्रकार वो जीतता है और जंग लड़ता है। उस जंग को आप ये कागज के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं आप। और आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो जो जितनी गलतियां करी थी हमने उसको नकारा करके आज हमने उसी पाकिस्तान को बोला जो 26/11 के बाद भी हमने हमला नहीं किया था। क्या कितना बड़ा कांड हुआ था बॉम्बे में? ठीक है, तो आज के दिन में पाकिस्तान को मालूम है तुम यहां आंख उठाओ और हम घुस के मारेंगे तुमको। तो ये बोलते हैं लीडरशिप, थॉट प्रोसेस, एक मुल्क का जो जज्बा है। और वो जज्बा क्या है? 130 करोड़ भारतीय, आप और हम सब मिलके। चलिए, बहुत शानदार बात आपने कही है। और इसी जज्बे और जोश में सर कुछ सवाल आप कुछ कहना चाह रही थी, बहुत देर से इन्होंने कहा था ये कुछ कहेंगी। जी जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम पाकिस्तान को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस बार तिरंगा नहीं, इस बार पाकिस्तान में लहराना चाहेंगे। चलिए, तो ये जज्बा है इनका कि अब पाकिस्तान में नहीं तिरंगा लहराना। और वेरी गुड। जज्बा चाहिए। मैं अपना क्वेश्चन को एक शायरी से स्टार्ट करूंगा आपके आगे। वो शरदों पे जो रात जाग कर बिताते हैं, हमारे ख्वाब अपनी आंखों में सजाते हैं, वो लोग क्या जाने वतन की कीमत, जो शहीद होकर वतन की कीमत चुकाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन श्रीवास्तव जी से है, दस साहब जी से है कि सर आप जैसे कह रहे हैं स्टार्टिंग से कि पाकिस्तान 4 दिन नहीं टिकेगा, 3 दिन नहीं टिकेगा, वैसे आप लोगों ने देखा 1 साल तक युद्ध चला यूक्रेन और रशिया का। यूक्रेन भी रशिया के आगे 2-3 दिन का ही मेहमान था। बट जैसे कि हम सबके आगे जग जाहिर है, चाइना पाकिस्तान को यूएन नेशन पे हर जगह पे सपोर्ट करता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर भारत जंग करता है तो ये वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी हैं? देखो ये पॉइंट आपने जो बोला ना कि 4 दिन रुक सकेगा, हाँ ये इस पॉइंट में दम है जो आपने बोला। पहले रशिया यूक्रेन हुआ, देखो रूस जो है 2nd मिलिट्री पावर है और यूक्रेन जो है वो 12वीं नंबर है।
हर किसी ने ये सोचा था कि अगर ये लड़ाई होती है तो रूस जो है 2 हफ्ते के अंदर ही पूरे यूक्रेन जीत लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसका मेन कारण ये था 2। एक तो यूक्रेन को हथियार नेटो और अमेरिका ने दिए, वो बहुत बड़ी कारण। हाँ, पर लड़े तो यूक्रेन के लोग ही ना, उन्होंने लड़े और ये दिखा दिया, जज्बा था अपने देश के लिए कि आज 3 साल हो गए। ये नहीं है कि यूक्रेन जीत रहा है, मगर यूक्रेन ने हाथ नहीं खड़े की, इसमें कोई शक नहीं। अगर यही आप एनालॉजी लेंगे पाकिस्तान में, वो शायद नहीं फिट इन होगी। उसकी वजह है, देखो पाकिस्तान की हालात, इकोनॉमी बहुत ख़राब है। उसको जो है आप सबको पता है, आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, $186 बिलियन का उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। उसके अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में पिटाई कर रहा है, BLA फ्रीडम फाइटिंग कर रही है आपके बलूचिस्तान में, सिंध में भी इंसर्जेंसी है। तो वहाँ वैसे ही इंटरनली बड़ी हालात ख़राब है। इन्होंने जब ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो अपना आर्टी अम्यूनिशन बेच दिया यूक्रेन को। इनका आर्टी अम्यूनिशन जो था, कम से कम 20 दिन का जो आर्टी अम्यूनिशन इनके पास रिजर्व था, वो बेच दिया। अब इनके पास आर्टी अम्यूनिशन नहीं है, तो आर्टी अगर नहीं है तो नहीं। दूसरा, आप उसकी और की कमी है, एक अगले टॉपिक पर अच्छा एक और बताता हूं, और क्यों नहीं लड़ सकता वो, क्योंकि उनके अंदर जज्बा नहीं है। क्या नहीं है? जज्बा। ताली बजाओ। ये तो बार-बार बात हो रही है यहाँ पर जज्बे की। जी देखो बेटा, ऐसा है, हाँ, जंग शुरू करना बहुत आसान काम है, जंग को बंद करना और रोकना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आज के दिन भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया, हमने मारा, हमने उसको सबक सिखाया, और उसके बाद जब वो गिड़गिड़ाया तो हमने जंग रोक दी विद वन प्रोविजन कि तुम्हें प्रोबेशन में रखा है, तुमको प्रोबेशन में रखा, तुम नेक्स्ट गलती करोगे तो पिक्चर चालू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी हिफाजत भी करनी है, अपनी तरक्की करनी है, अपना इकोनॉमी को बढ़ाना है, और अपना नुकसान यूक्रेन की तरह नहीं कराना है। यूक्रेन का बेड़ा गर्क करा दिया जेलेंस्की ने। आपको मालूम है यूक्रेन के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, कोई इकोनॉमी नहीं है, उसके जो वसाइल हैं वो बाहर के जो उनके वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो उसके ऊपर उन्होंने उन पे ले लिया कि उनका अगले 90 साल तक सारा का सारा सामान वो निकालेंगे। तो क्या मिला यूक्रेन को? कुछ नहीं मिला यंग से। और यानी जंग के जोश में होश नहीं खोना है, दुश्मन को जवाब देना है। एक बात कहना चाहूंगा, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन का मुद्दा कहां से शुरू हुआ कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूं, तो नाटो के लड़ाई लड़वा रहे हैं, मर्सनरीज की तरह काम कर रहे हैं। उनके पास एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, सारी जमीन जो है इस वक्त बंजर हो गई है, उसी से चलता था उनका देश, और 20% उनका मुल्क जो है ऑलरेडी रशिया के पास जा चुका है। और ये जो अगर वेपन्स देते, अगर आप मर्सनरी हैं, आपका काम है, आपको यू आर ऑन हायर, हम लोग पाकिस्तान को भी बोलते हैं, उनकी फौज ऑन हायर है, ड्रग इकोनॉमी से चलती है। जिहादी जो है उनके कोर की तरह काम करते हैं, जैसे कि उनके सिविलियन यूनिफॉर्म में बंदे खड़े किए गए हैं। इसीलिए जब उनको लगा क्यों पाकिस्तान अब रिएक्ट करने से डरेगा, क्योंकि जिहादी डरेगा कि हमें पाकिस्तानी सेना का अभी प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन किसका था? न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, न्यूक्लियर अस्त्र का, उसको तोड़ दिया। और एक बात आप लोग मैं और बता देना चाहता हूं, कोई उनका न्यूक्लियर बॉम्ब चलने वाला नहीं है, ये नोट कर लीजिए, कई बार मैं कह चुका हूं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उसकी ओवरसाइट आई है अमेरिका से, और उन्होंने कहा न्यूक्लियर वॉर नहीं होने चाहिए। अमेरिकन्स एंड वेस्टर्न्स आर वेरी स्केयर्ड ऑफ न्यूक्लियर वॉर, बिकॉज वो वॉर पूरे ग्लोब में जाएगी, वी लिव इन द सेम एटमॉस्फेयर। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ नहीं चलने वाला है, इसीलिए हमें पता था। मैं वायुसेना से हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, इनको मारने की इजाजत दीजिए, कुछ नहीं होगा। और उनका जो सरगोदा एयरफील्ड है, जो हम न्यूक्लियर कैपेबल मानते हैं, there are 2 airfields called nuclear capable, जहां से आप लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर स्ट्राइक्स, वो दोनों ध्वस्त कर दिए गए। अगर सरगोदा की पिक्चर याद है, तुम में से किसी ने देखी होगी, उनके क्रॉस रनवे के बिल्कुल ठीक बीचों बीच गड्ढा कर दिया गया था। तो न्यूक्लियर नहीं कर सकते, वो खत्म। जिहाद के साथ वो हैं, वो दिख गया दुनिया को। और जो उनको पैसा मिला था, उसमें 14 करोड़ मसूद अजहर को दिया उन्होंने कि आपका नुकसान हुआ है, तो पैसा कहां जा रहा है? टेरर फंडिंग में जा रहा है। और हम ग्लोबल टेरर जो नेटवर्क है उसके अगेंस्ट है, जबकि वेस्ट बोलता था बिल्कुल। और हमारी पूरी की पूरी लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर भी टेरर के अगेंस्ट बिल्कुल, ताली बजा सकते हो, ये अच्छी बात है तुम्हारी लड़ाई। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता एज एयरफोर्स ऑफिसर मैं अपने सारे
पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको, उन प्रोफेशनलिज्म को हम पहले सलाम करते थे। इनसे पूछो, हम लोग जाओ उसी तरह बड़े हुए हैं, उनको इक्विवेलेंट मान के बड़े हुए। लेकिन अब उनके अंदर जिहादी, वो कहते हैं ना, अफीम घुस गई है। वो जिहादी अफीम ने उनको खोखला कर दिया है। और जो पैसे लेके कोई जनरल वहां रुका है? परवेज मुशर्रफ रुका, चला गया। जनरली जब जिहादी बातें करने लगेगा, चीफ ऑफ आर्मी बाजवा रुका, बाजवा भाग गया, तो फिर मुनीर ने अपने सारे बच्चे भेज दिए। तो हम सोल्जर से क्या उम्मीद करें? यहाँ पर सर अगली बात, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार कोशिश करें इंटरप्रेट करें कि हमारे रक्षा मंत्री ने जो कहा, एक इंटरप्रिटेशन मैं दूंगा। पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर में क्या पीओके उन्होंने ये भुज स्टेशन में खड़े होकर कहा, जी जी, मैं वायुसेना से हूं, भुज स्टेशन में खड़े होकर इसलिए कहा पिक्चर बाकी है का मतलब यह है कि अभी हमने कुछ दिखाया नहीं है। ये जो दिखाया था, इट वॉज नॉट प्यूनिटिव, इट वॉज डिमॉन्स्ट्रेटिव। समझो हम कौन हैं। अगर गलती करोगे कि हम इतने सालों में आगे नहीं बढ़े, और तुम जो लोगों से ला करके, चीन से ला करके ये अपना HQ-9 ये बेरफ्तार और ये करेंगे, कर नहीं सकते। वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्यूनिटी अब होगा अगर कोशिश करोगे। यानी अभी तो सिर्फ हमने आपका जवाब दिया था, आपने जो हरकत की थी उसका जवाब दिया था, आतंकियों को टारगेट किया था, लेकिन अब जो होगा वो कल्पना से परे। हम लगातार बता रहे हैं कि हमारी कुव्वत क्या क्या है। सर, क्या इस बार जब हम कल्पना से परे की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, इस ट्रेलर में एयरफोर्स दिखी, आर्मी दिखी, नेवी ने प्रेशर बनाने का काम किया, लेकिन एग्रेसिव ऑफेंसिव नहीं हुई, तो क्या आगे हम वो फ्रंट भी खुलता हुआ देख सकते हैं? और खुलेगा तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? बिल्कुल पिनाश जी, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। जरूरत पड़ने पर बिल्कुल ये हमें नौसेना का भी इस्तेमाल करना ही है। हमारी नौसेना जो आप सोच रहे हैं 1971 से लेके 50 साल में, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारा और पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यदि आप इक्विपमेंट देखें, आप शिप्स देखें, एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास 2 हैं, तीसरे की बात हो रही है और इनके पास तो एक भी नहीं है। खैर, तो डिप्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं कि फर्दर डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, वो है ही नहीं, कैपेबिलिटी ही नहीं है। और वो भी एयरक्राफ्ट भी ऐसे कि दुश्मन थरथरा जाए सुन के कि भाई इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनसे हमारी क्या मतलब होने वाली स्थिति। फिर आप जैसे मैंने बोला था कि हमारे सेंटिनल्स ऑफ द डीप, हमारी शार्क्स ऑफ स्टील विद मेन और विद आयरन रिजॉल्व सबमरीन्स, और हमारे सबमरीनर्स वो क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे पास जो टेक्निक से लैस और हमारे अस्त्रों से लैस सबमरीन जो आप आज जो बना सकती हैं, एक तरह का जो क्रेडिबल डेटरेंस है उनका, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो उनके वॉर कमांडर्स हैं वो उसको किसी भी हालत में इग्नोर कर दें। तो ये तो जैसे एस्केलेशन अगर होता है, अभी जैसे एस्केलेशन होता है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज़ जरूर पहना जी याद रखिए, ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव और एग्जॉटिक हम लोग वेपनरी की बात कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि प्रिसाइज अटैक्स हुए हैं, ऐसे ही जिसको बोलते हैं स्प्रे बॉम्बिंग नहीं हुई है। ये हमें एग्जैक्टली मतलब इंटेलिजेंस के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के हिसाब से, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अटैक करना पड़ेगा। ये ऐसे ही जस्ट रिटेलिएटरी यूज में नहीं है। दिखाएंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन होश नहीं खोएंगे। और जरूरत पड़ी है तो, क्योंकि सबसे कमजोर अगर पाकिस्तान का कोई फ्रंट है तो वो है उसकी नौसेना। तो वहां पर जब हमला होगा तो किस तरह से कराची तक हम पहुंचेंगे, ये भी हमने बता दिया है। कुछ और सवाल हैं आप लोगों के पास? किसके पास सवाल है? फटाफट जी, माइक पीछे पास ऑन कर दीजिए प्लीज। छोटा सा क्विक, क्योंकि वक्त की कमी है और एक और बड़ा सवाल हमें लेना है। मैम, जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट कभी बोल रहे हैं कि हम इंडिया की सपोर्ट में हैं, कभी पाकिस्तान की, कभी उनका सोशल मीडिया पे मजाक बनाते हैं, फिर उनको ही वो लोन दिलवाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद वो उन्होंने इंडिया से एप्पल के कुछ वो हटाए हैं कि इंडिया में नहीं होंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनका किस साइड? देखो एक चीज माननी पड़ेगी, मैं देखो फिर आप देखो, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। याद रखो, अमेरिका के लिए अभी भी पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है उनको अफगानिस्तान और ईरान पे सर्विलेंस रखने के लिए, और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है। उसको भारत की भी ज़रूरत है, क्योंकि भारत के साथ उसके 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट हो रखे हैं। भारत के साथ वो जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मगर जो डोनाल्ड ट्रंप आज क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं, इसको कोई भरोसा नहीं कर सकता। मगर ये सच्चाई है, हम वो करेंगे जो हमने करना है। ये समझ आई? हाँ, हमने वो करना है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। यही है, एक बात ऐड करना, यही है इसका मुद्दा कि आज की तारीख में हमने वही करना है जो हमने करना है। ये जो सीज फायर हुआ, ये किसी के कहने पे नहीं हुआ, ये डीजीएमओ पाकिस्तान ने
डीजीएमओ भारत से रिक्वेस्ट की, घुटनों पे आगे वो कि आप इस सीज फायर कर दो, नहीं तो हमारी हालात खराब है। ट्रंप की एक बात बता दूं, ट्रंप की एक बात बता दूं, ट्रंप तो ट्रंप है। आप देखिए, वो लोग कहते हैं यू टर्न करता है, कोई वी टर्न करता है, ये गोल गोल टर्न करते हैं, जहां से शुरू होते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। इन्होंने पहले कहा हमने कुछ नहीं किया, मैंने किया, इतना किया, फिर कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मध्यस्थता नहीं की। इन्होंने टैरिफ लगाया, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। बिना और टर्म्स पे। जी। 245% टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर और फिर 10% कर सर, दिया। वो वो बिजनेसमैन तो ज्यादा जहां से है, शुरू होते हैं वहीं राष्ट्रपति- वापस आते सर, वो हैं। बिजनेसमैन ज्यादा है, राष्ट्रपति कम है, और एक बड़े देश के मुल्क बट के सुपर पावर जिम्मेदार के राष्ट्रपति के हैं, तौर अपना पर नहीं इंटरेस्ट behave देखते हैं, करते। हमें भी अपना इंटरेस्ट देखना सबको अपना चाहिए। अपना हित अपनी लड़ाई, अपना इंटरेस्ट खुद हमें देखना चाहिए। और एक सवाल बिल्कुल। दत्ता साहब, प्रोहिबिशन पीरियड पे रखा हुआ है और वो रिवाइज होता रहता है, 18 मई को खत्म हो रहा है, तो सोमवार तक सब शांति रखेगा पाकिस्तान, मंगलवार से कोई हरकतों की उम्मीद कर लें? देखिए, ऐसा है कि ये एक ब्लैंकेट सीज फायर नहीं है, ये सीज फायर है, आप अपना गुड बिहेवियर दिखाओगे तो सीज फायर कायम है। अगर आपने कोई हिमाकत करी तो सीज फायर टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो उसके बाद जो रिटेलिएशन होगा वो इतना सीवियर होगा कि तुमको सिर उठाने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन ऑप सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑप सिंदूर के बहुत सारे पहलू हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, मिलिट्री एक्शन को होल्ड किया है, और सारे मुद्दे क्या हैं, इकोनॉमिक फ्रंट हो गया, बिल्कुल सही। आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट हो Water गया। strikes आपको है। मालूम होगा हमारी 4 टीमें बनके पूरी दुनिया में जाने वाले हैं इस मुद्दे को लेके लोगों को बताने के लिए, जिसमें शशि थरूर भी, जो बड़े अच्छी अंग्रेजी बोलते यानी हैं। सर, ये मान लें कि अब युद्ध की आशंका अभी भी बनी हुई है, फिर वो लिमिटेड हो सकता है या फिर रिटेलिएशन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ऑल विल डिपेंड ऑन द रिएक्शन एंड एक्शन बाय पाकिस्तान। ठीक है, वो उसको हमने बोला कि आप प्रोबेशन में हो, आप सिंदूर जल ट्रीटी हम नहीं छोड़ने वाले, और अगर वो हिमाकत करेगा, उसको पता अगर पानी बंद हो गया तो पाकिस्तान के अंदर त्राहीमान हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत बड़ी न्यूक्लियर स्ट्राइक से भी बड़ा एक एक्शन हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी वो सिंध के लोग उनसे दुखी हैं, बलूच दुखी हैं। क्यों? सारा पानी पंजाब पाकिस्तान जी। पंजाब जो पाकिस्तान का है वो लूट लूट के सब कुछ लेके आ रहा था अपने लिए, क्योंकि पूरा जो पाकिस्तान है वो पंजाबी मुसलमान से जी। डोमिनेटेड है। वो पूरी फौज उनकी पंजाबी मुसलमान फौज है, वो ये सिंधियों को, बलूचों को, ये पठानों को मानते ही नहीं है वो। ठीक है, इसलिए सब लोग उनसे दुखी हैं। और बल्कि मेरा तो पाकिस्तान की आवाम को मैं हमेशा संदेश देता हूँ, जी, जी, बस। मेरा संदेश पाकिस्तान की आवाम को है, आप इस रोग आर्मी को बैरक में भेजें और आप एक डेमोक्रेसी लेके आएं, और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए सर, आप सभी लोग हमारे साथ आए और इस चर्चा में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप शानदार ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया।